चलिए संगठन में ही चलते हैं आगे अपन। अधिकार अंतरण की विशेषताएं। अधिकार अंतरण का मतलब तो समझ में आ चुका है, अब उसकी विशेषताओं को देखते हैं अपन। तो पहली विशेषता है इसका प्रशासनिक भार में कमी। क्या है पहली विशेषता? प्रशासनिक भार में कमी, यानी प्रबंधक के कार्यभार में कमी करने के लिए ही अधिकार का अंतरण किया जाता है। सारी जवाबदारी प्रबंधक के पास होती है, लेकिन अगर मान लो सारी जवाबदारी लेकर वो स्वयं चलेगा तो कंपनी के विकास के लिए नई नई योजनाएं नहीं बना सकता। वो दिन भर उसी कार्य में फंसा रहेगा, और जो कंपनी का विकास होना चाहिए या वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों का विकास होना चाहिए, उसके लिए कोई योजना वो वहाँ पर नहीं बना पाएगा और हमको हानि का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी दशा में क्या करता है प्रबंधक? अपने अधिकारों का अंतरण कर देता है ताकि उसका कार्यभार कम हो जाए और आसानी से अपने कार्य को पूरा कर सके। इसलिए कहा गया कि पहली विशेषता होती है प्रशासनिक भार में कमी लाने के लिए अधिकारों का अंतरण किया जाता है। आगे बस में फिर कहा गया दूसरा समन्वय का साधन। समन्वय यानी एकता। हर व्यक्ति को यहाँ पे प्रबंधक का संबंध अपने अधिकारियों से होता है, तो प्रबंधक अपने अधिकारियों को कार्यभार सौंपता है, तो फिर वो अधिकारी अपने कर्मचारियों से काम लेते हैं। तो प्रत्येक अधिकारी का कर्मचारियों के साथ एक मधुर संबंध होता है। जैसे ही अधिकारी आदेश देता है, कर्मचारी अपने काम में लग जाता है और इनके बीच में एक समन्वय की भावना बनी रहती है। समन्वय, और सभी समन्वय होने के कारण समस्त कार्य समय पर पूरा होते हैं। इसकी अगली विशेषता समन्वय होता है, एकता रहती है, सब एक दूसरे के आदेश का पालन करते हैं। प्रबंधक ने काम सौंपा अधिकारी को, अधिकारी ने सौंपा कर्मचारी को, और जैसे ही कर्मचारी को काम मिला वो अपने अधिकारी की बात का पालन करते हुए तुरंत उत्पादन के कार्य में लग जाता है। तो अगली विशेषता क्या होती है यहाँ पर? समन्वय। अधीनस्थों के मनोबल में सुधार। अगली विशेषता, जब प्रबंधक के द्वारा किसी भी अधिकारी को, नीचे काम करने वाले अधिकारी को कार्य सौंपा जाता है, तो उस अधीनस्थ का या उस नीचे काम करने वाले कर्मचारी का मनोबल बढ़ जाता है। क्यों मनोबल बढ़ता है? वो सोचता है मेरे में योग्यता है, तो मेरी योग्यता को देखते हुए प्रबंधक ने काम सौंपा है, तो उसके विश्वास को जीतने के लिए पूरी योग्यता के साथ उस कार्य को संपन्न करता है ताकि उसको कोई शिकायत का मौका ना मिले। शिकायत का मौका ना मिले तो यहाँ पे अधीनस्थों का मनोबल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हम किसी को अगर काम सौंपते हैं या कोई बड़ा अधिकारी हमको काम सौंपता है, तो हमको लगता है ना कि मेरे में योग्यता है, और योग्यता है तभी तो मुझे काम सौंपा गया है, और काम सौंपा गया है तो मुझे ये काम ऐसा करना है कि पूरा 100% सही हो, कहीं भी कोई चूक ना हो। ये सोचकर हम अपने काम में लग जाते हैं और फिर हमको वहाँ पर हमारे उस काम से हमको सफलता की प्राप्ति हो जाती है। भाई बस में तो कहा गया यहाँ पर अधीनस्थों के मनोबल में क्या होता है? वृद्धि होता है, मनोबल बढ़ जाता है। अधीनस्थों का विकास, और अधीनस्थों का विकास भी होता है। जो कर्मचारी पहले अपने कार्य पर ध्यान नहीं देता था, जैसे ही उसको आदेश मिला वो पूरे तीव्र गति से उस काम में लग जाता है पूरे मनोबल के साथ, और जब अच्छे से काम करता है तो उसका विकास होता है। विकास होता है मतलब उसको प्रमोशन का अवसर मिल जाता है कि उसने अच्छा काम किया, समय पर काम किया, प्रबंधक के नज़र में आ जाता है और उसका प्रमोशन भी समय पर होते रहता है। तो ये फ़ायदा होता है। ये विशेषताएं हैं। किसकी विशेषताएं? सब ये अधिकार अंतरण की विशेषताएं हैं। भाई बस में फिर कहा गया यहाँ पर व्यावसायिक उपक्रम की कुशलता में वृद्धि। व्यावसायिक उपक्रम यानी संस्था का सारा कार्य कुशलता पूर्वक संपन्न होता है। अधिकार अंतरण के कारण सभी अधिकारी को योग्यता अनुसार जब काम सौंप दिया जाता है, तो हर विभाग का अधिकारी अपनी योग्यता का प्रदर्शन करता है और उस संस्था का व्यवसाय का कुशलता पूर्वक संचालन किया जाता है, और हर विभाग में समय पर वस्तु बनकर तैयार हो जाती है। ये हमको इसका लाभ मिलता है। किसके कारण? अधिकार अंतरण के कारण। संगठन का अस्तित्व है। क्या है ये? संगठन का अस्तित्व है। संगठन सामने आता है। अधिकार अंतरण से ही सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और फिर वहाँ पे सब एक साथ मिलकर जब काम करते हैं तो इनका अस्तित्व दिखता है कि हमको वहाँ पर
कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन की प्राप्ति मिलती है। ये है संगठन का अस्तित्व। किसके कारण आया ये? अधिकार अंतरण के कारण। प्रबंधक तो केवल अधिकार सौंप दिया, लेकिन जब सभी अपने अपने अधिकार को नीचे की ओर प्रवाहित करते गए और अंतिम कर्मचारी जब उसको कार्य रूप दिया, तब जाकर वो अस्तित्व में आ गई संस्था। यहाँ पे अधिक से अधिक मात्रा में लाभ मिला, समाज को भी लाभ मिला, वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी को भी लाभ मिला, और इस प्रकार से उस कंपनी की ख्याति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किसके कारण? संगठन के कारण, एकता के कारण। तकनीकी जटिलताओं का समापन। काम जब किया जाता है संस्था में तो कई प्रकार की जटिलताएं आती है और एक ही व्यक्ति सारे कार्य को संपन्न नहीं कर सकता। तो ऐसी दशा में विशेषज्ञों को भी नियुक्त करता है कौन? कंपनी का प्रबंधक। कि जहां पर मशीनरी तकनीकी आए या उसकी कोई समस्या आए तो विशेषज्ञ जो है उसका समाधान तुरंत कर ले और कार्य में किसी प्रकार से भी कोई रुकावट वहां पर ना हो। तकनीकी समस्याओं का समाधान करने के लिए भी क्या किया गया? यहाँ पर अधिकारों का अंतरण किया गया। मान लीजिए कंप्यूटर में काम किया जा रहा है, कंप्यूटर में कोई खराबी आ गई तो प्रबंधक को तो कंप्यूटर बनाना नहीं आता है, या जितने अधिकारी हैं उनको भी कंप्यूटर को बनाने नहीं आता है। तो ऐसी दशा में एक विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई, जिसका काम है अगर कंप्यूटर में खराबी होता है तो उस पर नियंत्रण करना, सुधारना, देखना, ताकि कार्य में कोई रुकावट वहाँ पर ना हो। तो इसलिए कार्य अंतरण के अंतर्गत विशेषज्ञों की भी नियुक्ति की जाती है ताकि कार्य में किसी प्रकार से कोई रुकावट ना हो। ये इसकी विशेषता है। आगे बस में चलिए देखते हैं। अब इसी में अपन विकेंद्रीकरण। अधिकार अंतरण के बाद जब विकेंद्रीकरण में जाते हैं, इसकी बात आती है तो कहा गया है विकेंद्रीकरण के लिए, विकेंद्रीकरण अधिकार अंतरण का ही एक विकसित रूप है। इसमें भी एक अधिकारी या एक प्रबंधक अपने सारे अधिकारों को किसी विभाग को सौंप देता है या किसी भी अधिकारी को सौंप देता है, सारी जवाबदारी दे देता है, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन? विकेंद्रीयकरण। जैसे एक विश्वविद्यालय है, वहाँ का प्राचार्य ने किसी एक विभाग के अध्यक्ष को यह अधिकार सौंप दिया कि तुम अपने विभाग के लिए कर्मचारी की नियुक्ति कर लो, अपने विभाग के लिए कर्मचारी की नियुक्ति कर लो। और जैसी अधिकार दिया गया तो वह विभाग का अध्यक्ष अपने विभाग के लिए क्या करता है? कर्मचारियों की नियुक्ति कर लेता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? विकेंद्रीकरण। और जब वही प्रबंधक सारे विभाग के अध्यक्ष लोगों को यही अधिकार सौंप देता है तो इसे बोलते हैं अपन अधिकारों का विकेंद्रीकरण। यानी प्रबंधक अपने या वो प्राचार्य अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाता है और वहाँ पे काम करने वाले जितने भी अध्यक्ष हैं, जितने विभाग हैं, उतने अध्यक्ष हैं, तो सबको उन लोगों ने अधिकार सौंप दिया है कि अपने हिसाब से यहाँ पे काम कराने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति आप लोग कर सकते हैं। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं अपन? विकेंद्रीकरण या अधिकारों का विकेंद्रीकरण। आगे बस में अब इसी में चलते हैं अपन। विकेंद्रीकरण के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं विकेंद्रीकरण? तो कहा गया है कि विकेंद्रीकरण 3 प्रकार के होते हैं। क्षेत्र के आधार पर विकेंद्रीकरण, क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण, क्रियात्मक विकेंद्रीकरण कार्य के आधार पर, और प्रबंधकीय विकेंद्रीकरण प्रबंधक के आधार पर। क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण हर क्षेत्र, मान लो एक कंपनी अगर हमारे पास है, उस भिलाई क्षेत्र में है और उस कंपनी का विकास करना है, हर क्षेत्र में उस कंपनी की स्थापना करना है, तो उसके लिए कंपनी का प्रबंधक क्या करता है? हर क्षेत्र में अपने उस कंपनी की शाखाओं का निर्माण कर देता है, कंपनी का फैलाव कर देता है, तो उसको बोलते हैं अपन क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण। और वहाँ पर कंपनी लगाने के बाद वहाँ पे कार्यों को भी बांट देता है कि कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा, और वहाँ पे हमारा उत्पादन क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। तो क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कार्यों का फैलाव करना, अधिकारों को बांटना और वहाँ के कर्मचारी अधिकारियों से काम लेना, ये कहलाता है हमारा क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण। क्रियात्मक विकेंद्रीकरण, क्रियात्मक कार्यों के आधार पर हर क्षेत्र में काम करने के लिए संगठन की आवश्यकता होगी, कर्मचारी की आवश्यकता होगी। अब हमारे यहाँ पर भिलाई क्षेत्र में कंपनी था तो वहाँ पे 20 कर्मचारी काम कर रहे हैं। दूसरा उसने रायपुर क्षेत्र में डाल दिया है कंपनी, तो वहाँ पे 20 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो 20 कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा कौन? करेगा कंपनी का प्रबंधक। और वहाँ भी नियंत्रण करने के लिए प्रबंधक की नियुक्ति कर देगा और वो प्रबंधक अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण करके काम करवाएगा।
तो जब वहाँ पे हम प्रबंधक की नियुक्ति करते हैं तो कहलाता है प्रबंधकीय विकेंद्रीकरण। क्या कहलाता है ये? प्रबंधकीय विकेंद्रीकरण। मतलब जितने कंपनी बनते जाएंगे उतने प्रबंधक की नियुक्ति होते जाएंगे, और इस प्रकार से वो जो प्रबंधक वहाँ पे प्रबंधक के पद पर रहेगा उसकी सारी जिम्मेदारी हो जाएगी कि मुझे कैसे यहाँ पे काम लेना है। तो कितने प्रकार के विकेंद्रीकरण होते हैं? 3 प्रकार के, क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण, क्रियात्मक विकेंद्रीकरण और प्रबंधकीय विकेंद्रीकरण। क्षेत्रीय यानी क्षेत्र के आधार पर कंपनी का विकास किया जाता है, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर सुख सुविधाओं का, मशीन का, कंपनी का, इसका विस्तार किया जाता है। क्रियात्मक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत उस मशीन पे काम करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है योग्यता अनुसार, और फिर वो कर्मचारी वहाँ पे काम करते हैं तो हमको उत्पादन की प्राप्ति होती है। और प्रबंधकीय विकेंद्रीकरण के अंतर्गत हर विभाग को संचालित करने के लिए हर क्षेत्र में, हर जगह पर जहाँ जहाँ कंपनी की स्थापना की गई वहाँ पर उस कंपनी को चलाने के लिए अलग से एक प्रबंधक की नियुक्ति की जाती है, तो उसको बोलते हैं अपन प्रबंधकीय विकेंद्रीकरण। आगे बस में तो ये होता है हमारा विकेंद्रीकरण। अब देखते हैं इसी के अंतर्गत विकेंद्रीकरण का महत्व या लाभ, यानी विकेंद्रीकरण करने से क्या लाभ होता है, क्या महत्व है इसका। तो देखते हैं अपन विकेंद्रीकरण के महत्व या लाभ। इसका पहला लाभ होता है उच्च अधिकारी का भार कम हो जाना। जैसे ही अपने अधिकारों को सौंपता है बड़ा अधिकारी, उसका कार्य कम हो जाता है और वह अपने कार्य से जब मुक्त हो जाता है तो अपनी योग्यता का पूरा उपयोग संस्था के विकास के लिए करता है। सोचता है और कहाँ कंपनी डालना है, कहाँ से मुझे कर्मचारी मिल जाएंगे और कौन सा काम करूँ कि मुझे उत्पादन में वृद्धि होगा, ये सोचने का काम उसको मिल जाता है, समय मिल जाता है, और वो अपने कंपनी के विकास के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करते रहता है। इसलिए कहा गया पहला लाभ क्या होता है विकेंद्रीकरण से, उच्च अधिकारी का कार्यभार कम हो जाता है। अभिप्रेरणा, जब क्षेत्रीय आधार पर कंपनी की स्थापना कर दी जाती है, वहाँ पे अधिकारियों को कार्य सौंप दिया जाता है तो उनमें एक अभिप्रेरण आता है। वे सोचते हैं कि जब अधिकारी, मुख्य अधिकारी हमको कार्य सौंप दिया इस क्षेत्र में, इसका देखभाल मुझे ही करना है, तो पूरे लगन के साथ, ईमानदारी के साथ अपने कार्य को संपन्न कराता है। उसकी इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है कि नहीं, मेरे ऊपर तो यहाँ कोई नहीं है, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ और मुझे अधिकार सौंपा गया है तो मुझे ही ये काम करना है। ये सोचकर पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्य को संपन्न करता है और इस प्रकार से उस व्यक्ति के अंदर कार्य करने की प्रेरणा आ जाती है। उसी को क्या बोलते हैं अपन, अभिप्रेरण। अगला होता है उच्च मनोबल। जब अधिकारियों को कार्य सौंप दिया जाता है तो उसके मनोबल में क्या होती है, वृद्धि होती है। अधिकारियों को कार्य सौंप दिया जाता है तो उसके मनोबल में क्या होती है, वृद्धि होती है और पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ अपने कार्य को संपन्न करते हैं, क्योंकि कोई भी निर्णय उनको वहाँ स्वयं लेना है। पहल का सिद्धांत लागू हो जाता है, यानी कार्य करने की स्वतंत्रता दे दी गई है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सलाह देने वाला नहीं है। अब उनको अपना काम करके दिखाना है, इसलिए वे अपना स्वयं स्वतंत्र होकर पहल के सिद्धांत का पालन करते हुए अपने कार्य को संपन्न करते हैं और उसके मनोबल में क्या हो जाती है, एक प्रकार से वृद्धि हो जाती है। ये लाभ होता है। निर्णय लेने में सुविधा हो जाती है। जितने भी हर क्षेत्र में कंपनी की स्थापना की गई और जो उसका मुख्य प्रबंधक भिलाई क्षेत्र में बैठा है, रायपुर, बिलासपुर, आगे जहाँ जहाँ भी क्षेत्र है वहाँ पे 3-4 कंपनी की स्थापना की गई, तो उस क्षेत्र के कंपनी के प्रबंधक को नियुक्त किया गया है। तो वहाँ के प्रबंधक को कोई भी निर्णय लेने के लिए मुख्य प्रबंधक से संपर्क करने की जरूरत नहीं। वह निर्णय स्वयं लेता है अपनी योग्यता के अनुसार और निर्णय में कोई विलंब भी नहीं होता, जिसके कारण प्रभावी निर्णय होता है और उसे संस्था को क्या मिलता है, लाभ। तो कहा गया निर्णय लेने में यहाँ पे क्या होता है, सुविधा होता है, कोई विलंब नहीं होता और वहाँ का प्रबंधक अपनी योग्यता अनुसार सोच समझकर स्वयं निर्णय ले लेता है, जिसके कारण उस संस्था का विकास होता है। उत्पाद, बाजार, ग्राहक का विशेष ध्यान दिया जाता है। हर क्षेत्र का प्रबंधक अपने उत्पादन पर ध्यान देगा कि मेरा उत्पादन समय पर हो रहा है कि नहीं, मार्केट में समय पर वस्तु पहुंच रहा है कि नहीं, बाजार, ग्राहक संतुष्ट है कि नहीं, समाज के लोग संतुष्ट है कि नहीं हमारे मूल्य से। इन सब बातों का ध्यान वहाँ का प्रबंधक देता है। कारण अगर वहाँ का रिपोर्ट अगर गलत हुआ तो हो सकता है कि उस प्रबंधक को वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो हर प्रबंधक यही सोचता है कि मेरे द्वारा ऐसा काम किया जाए
जिससे हर बाजार से उत्पादन से लेकर समाज में उपयोग करने वाले व्यक्ति तक सब मेरे कार्य से संतुष्ट रहें और सभी को सही मूल्य पर वस्तु की प्राप्ति हो। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ये इसका लाभ होता है। आगे बात में तो किसी को भी जवाबदारी अगर हम सौंपते हैं तो उसका मनोबल अपने आप बढ़ जाता है और पूरी ईमानदारी के साथ जवाबदारी के साथ अपने कार्य को संपन्न करता है। ठीक।